माइक्रो फाइनेंस बैंक, उठाओ पहला कदम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक अफसोसनाक वाक़या, क्वेटा को फिर दहशतगर्दों का सामना। क्वेटा की सरजमीन फिर हुई है लहूलुहान। पाकिस्तान पर फिर हमला किया है दहशतगर्दों ने। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का हर शहरी दहशतगर्दी से मुकाबला कर रहा है, लेकिन पसपा होते दहशतगर्दों के हमले आज भी जारी हैं। दहशतगर्दों के इन हमलों में गो पाकिस्तानी शहीद होते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश भी करते हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम अभी डरे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को ख़तरात हैं। हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान को ख़तरात हैं, अफ़गानिस्तान में मौजूद ऑर्गेनाइजेशन से जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं। क्वेटा और ख़ासकर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में होने वाले हमले, जिनको गैर मुल्की एजेंसियों की सपोर्ट हासिल होती है, लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने ख़ासकर जो ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, उससे पहले ऑपरेशन ज़रब अज़ब, पाकिस्तान की अफवाज ने शानदार तरीके से काम किया, भरपूर मेहनत की और दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा किया। आज का सानिया, आज का अफसोसनाक वाक़या, जिस हमले में तकरीबन 20 अफराद अब तक की जो इतलात हैं उसमें शहीद हुए हैं, 50 से ज़ायद लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं। एक अफसोसनाक वाक़या है, क्वेटा की सरजमीन पर यह हमला किया गया। डेफिनेटली अभी कुछ देर बाद हक़ाइक़ भी सामने आ जाएंगे कि कौन था इस पूरे हमले के पीछे, किसने की है ये कार्रवाई और कौन है इसका ज़िम्मेदार। डेफिनेटली जब हम पाकिस्तान की तारीख़ पर, दहशतगर्दी की तारीख़ पर नज़र डालते हैं, तो पाकिस्तान के पास एक ज़िंदा शख्स मौजूद है जिसका नाम है कुलभूषण यादव, जो इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि वो रॉ का सर्विंग ऑफिसर है। और ये एक बड़ा सबूत है हम सब के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी, कि किस तरह रॉ पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी करता है। और आज भी रॉ के एजेंट्स बलूचिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। और वो तमाम एजेंट्स, उनमें से कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो अंडर कवर रह के रॉ के लिए, गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम करते हैं, क्योंकि सी पैक को लेकर बलूचिस्तान मज़ीद सेंसिटिव हो गया है पाकिस्तान के अंदर। और डेफिनेटली हम उस पर काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौजी अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बहुत जल्द, हमने बहुत हद तक इस पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन मज़ीद ज़रूरत है इसकी। तो मुझे मतलब ये कहने में बिल्कुल आर महसूस नहीं होगी, बल्कि आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हर पाकिस्तानी इस मुल्क का सिपाही है। तो आप और मैं, हम सारे सिपाही, हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के लिए लड़ना है। तो कहीं भी आपको कुछ ऐसी बात नज़र आती है, कोई मशकूक शख्स नज़र आता है, तो आप सबकी ज़िम्मेदारी बनती है पाकिस्तान के किसी भी एरिया में आप सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट भी करें। आज की अफसोसनाक हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब ज़ियाउल्लाह लांगो साहब। सर खुशामदीद कहूँगा मैं आपको। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये हमला खुदकश था या कंट्रोल्ड ब्लास्ट था, या तहकीकात क्या कहती हैं अब तक। साथ इस हमले के अगर हम बैकग्राउंड पर बात करें तो एक एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट था क्वेटा के अंदर, उसको कामयाबी से नहीं लगाया गया। पुलिस ये कहती है कि उनके पास फंडिंग नहीं थी। उन्होंने गवर्नमेंट को बार बार लिखा है कि कैमराज लगाए जाएं, क्योंकि इसी मंडी में इससे पहले भी इसके साथ जो इलाका है वहाँ फ्रूट मंडी है, वहाँ पे हमला हुआ था। तब भी ये डिमांड की गई थी कि कैमराज लगाए जाएं, लेकिन उसके बाद कैमराज ना लगाए गए और आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, यहाँ भी कैमराज नहीं थे। क्यों सेफ सिटी पर काम नहीं हो रहा? देखिए, इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, उसके लिए तो हुकूमत बलूचिस्तान में फंड भी रिलीज किए हैं और बाकायदा हिदायत भी की है कि अब जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट करें। 2-3 मीटिंग्स वज़ीर आला साहब ने बुलाए और सख्ती से ताकीद की है। बाकी जहाँ तक आज की उसका ताल्लुक है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि हमारे 22 शहीद हो गए हैं। इसमें जो है अभी तक हमें जो सबूत मिल रहे हैं, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स ऐसे जिस तरह के साबिका वाक़यात में खुदकुश हमलावर के हुए, इसी तरह के हमें कुछ बॉडी के निशानात मिले, कटा हुआ सर या कटी हुई टांग, ऐसे निशानात मिले हैं।
सर इसको क्लियर कर दीजिए, मुझे पता है कि कुछ मजीद तहकीकात के लिए वक्त चाहिए होगा। अभी तक की जो तहकीकात हैं वो क्या बताती हैं? क्या ये हमला खुदकश था या इसको कंट्रोल्ड अटैक था? ये इसको क्लियर कर दीजिए सर। ये देखिए, अगर जल्दी जल्दी से आप इसको फौरी मीडिया को बता दे तो अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ये खुदकुश हमलावरी है, लेकिन इसमें 2-3 हमारे इदारे लगे हुए हैं, वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं तो सरकार बाकायदा एक तस्दीकशुदा खबर ही आवाम तक पहुंचाती है। ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि अभी पता ना चले कि ये खुदकुश हमलावर था या नहीं था। सर ज़िया साहब, ये जो टेररिस्ट अटैक है किसी खास कम्युनिटी पर किया गया? क्योंकि खबरें ये भी आई कि हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, या ये अटैक मतलब किसी खास कम्युनिटी को अटैक टारगेट करके नहीं किया गया था? इसको भी ज़रा क्लियर कर दीजिए सर। देखिए, पाकिस्तान में टेररिज्म मुख्तलिफ तरीके से चल रहे हैं, लेकिन उसके ताने बाने एक ही जगह से मिलते हैं। कई वो मजहबी उसको इस्तेमाल करके, कभी नेशनलिज्म को इस्तेमाल करके। तो इसमें हज़ारा कम्युनिटी की तादाद ज्यादा है। एक इनका ऐसा दहशतगर्दों का विंग है जो हज़ारा कम्युनिटी को ज्यादा वो करती है। तो इसमें दूसरे के FC के जवान भी शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं। इसमें बलोच लोग भी शहीद हुए हैं, लेकिन अक्सरियत हज़ारा बिरादरी की है। ज़िया साहब ये भी बता दीजिए कि अगला लाहेअमल अब इस गवर्नमेंट का क्या होगा, आपकी गवर्नमेंट का? साथ ही नेशनल एक्शन प्लान पर भी काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे भी कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी उस पर काफ़ी इकदाम कर रही हैं। तो इस हमले के बाद नेशनल एक्शन प्लान और नेक्स्ट प्लान आपका क्या होगा ताकि फ्यूचर में इस तरह के अटैक से बचा जा सके? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इन दहशतगर्दी में जो 2 अशरे गुजरे, आपके 70,000 लोगों ने शहादत देकर आज हालात इस हद तक लाए कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी कमी आई है। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मजीद इंशाअल्लाह इसमें लगे हुए हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि पाकिस्तान पुरअमन और खुशहाल होगा इंशाअल्लाह। सर हमें पता है कि आज भी बलूचिस्तान मोस्ट सेंसिटिव प्लेस है पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें भी हैं। जो हमले कम हुए, मैं बार बार कहता हूं कि हमले कम हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के, लेकिन बलूचिस्तान में हम अक्सर सुनते हैं इस तरह के वाकयात। नेशनल एक्शन प्लान को लेके बलूचिस्तान की गवर्नमेंट क्या बड़े इकदाम कर चुकी है? और क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर काम करना बाकी भी है, तो किन चीज़ों पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत फ्यूचर में काम किया जाएगा? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जितने भी हमारे टेररिस्ट तंजीमें, इनके जो है लोगों को जो ब्लैक लिस्ट पे उनको हमने MPO के तहत अंदर रखा। इन जो बैंड तंजीमें थे उनके एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो गए तकरीबन। अगर इतने अरसे में अब इन 2 चीजों पर काबू पा ले भी काफी है मेरे ख्याल से। ज़िया साहब को इतलात मिली हैं कि ये हमला जो है किसी ग्रुप ने कराया हो, किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल की हो, या अब तक की तहकीकात से कुछ पता चल सका हो कि इस हमले के पीछे कोई गैर मुल्की एजेंसी भी इन्वॉल्व हो सकती है? अभी तक तो मैं गैर उससे तस्दीक शुदा नहीं, गैर तस्दीक शुदा हवाले से कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने खुदकुश हमलावरों के निशानात जहाँ से और जिस मुल्क से आए, ये भी वहीं से और वहीं से ही निकलेगा। ज़िया साहब, इससे पहले तो कुलभूषण यादव से लेके जो मुख्तलिफ शवाहिद मिले जिनका तज़किरा आप कर रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान से मिलते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन में मौजूद गैर मुल्की एजेंसियों से मिलते हैं। तो क्या आपका इशारा फिर उसी तरफ है? भी वही है, और पाकिस्तान ने किसी को कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। ये भी हिंदुस्तान और जमीन हमारे हमसाया मुल्क, हमारे भाई अफगानिस्तान की इस्तेमाल होगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें वक्त दिया। डेफिनेटली एक अफसोसनाक वाक़या है जो आज पेश आया, लेकिन पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमतें, तमाम सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर तेज़ी से अमल दरामद कर रही हैं। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि इस मरतबा जो अमल दरामद, जो इकदाम हम नेशनल एक्शन प्लान के तहत उठा रहे हैं, वो इससे पहले की गवर्नमेंट्स ने नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि 2015 के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत वक्त ने, जो इससे पहले हुकूमत थी, उसने क्या कुछ किया, उसके नताइज क्या निकले? पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के इकदाम के बाद दहशतगर्दी
कम हुई, कंट्रोल हुई, लेकिन सिविल गवर्नमेंट्स के और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स थे वो क्यों नहीं लिए गए? तो एक बहुत बड़ा सवाल है। डेफिनेटली अब चाहिए गवर्नमेंट्स को, वो किसी की भी गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या किसी भी पार्टी की हो, अगर इकदाम इस मुल्क के लिए और कौम की हिफाजत के लिए करने हैं तो वो बगैर किसी खौफ व ख़तरे के करने चाहिए। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है जनाब राजा आमिर अब्बास साहब ने, ये साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं। सर खुशामदीद कहूँगा मैं आपको। अगले हाफ में हम उस पर भी बात करेंगे जिस टॉपिक के लिए हमने आपको बुलाया, लेकिन अफसोसनाक वाक़या है, क्वेटा से आपकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, माजी में आपका एक वक्त भी गुजरा वहाँ पे। क्वेटा बलोचिस्तान मोस्ट सेंसिटिव प्लेस है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के इक़दामात ख़ासकर क्वेटा और बलोचिस्तान को लेके काबिल तारीफ़ नहीं रहे कभी भी। देखिए, एक तो ये इंतहाई अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या है, और इस पर जितना भी गम और गुस्से का इज़हार किया जाए और अफसोस किया जाए वो कम है, क्योंकि वो जो बेरीफ्ड फैमिलीज़ हैं, वो जो बच्चों के पेरेंट्स कमाने वाले चले जाते हैं, बाप चला गया, किसी का जवान बेटा चला गया, ये चीज़ें हमने बलूचिस्तान में देखी, और बलूचिस्तान में ये बेतहाशा हुए, और ख़ास कर ये जो हज़ारा कम्युनिटी है इसके साथ ये बारहा दोहराया जाता है। लेकिन अगर जैसे आई डू नॉट एग्री कि इसको काबिल तारीफ़ इक़दाम ज़रूर हैं बलूचिस्तान की हद तक, ख़ासकर उसमें पाक आर्मी का और FC का बहुत बड़ा। सर मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कुलभूषण यादव से लेके जितने चीजें पकड़ी गई, वो तो फौज ने पकड़ ली ना सर, वो तो बिल्कुल FC ने पकड़ ली वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी बड़े इनके साथ ताउन कर रही हैं, और बड़ा अच्छा एक काम हो रहा है। आपको पता है कि ये इतना वसी बॉर्डर है बलूचिस्तान का अफगानिस्तान का, अब जब फेंसिंग का काम शुरू हो गया तो क्रॉस बॉर्डर लोगों के इस तरीके से इन्फ्लक्स नहीं है कि वो आ रहे हैं और आगे। पहले हमें ये बहुत बड़ी एक मुश्किलात थी कि वो बॉर्डर इतना बड़ा है कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर कोयटा के अपने अंदर वहाँ पे आपके कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स बलूचिस्तान में आए, ये वही रॉ थी, ये वही NDS है, ये वही आपका इसराइलीज़ हैं जो देख रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में हालिया इमरान खान साहब गए थे और एक बहुत बड़ी रोड का उन्होंने इफ्तिताह किया था। वो जो सीपेक की कोयटा से योब की तरफ रोड जानी थी, जिससे घंटों के जो मुसाफत है वो आधी से भी कम हो जानी थी। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोयटा से तुर्बत, कोयटा से कराची ये जो कॉरिडोर बन रहा है, इस कॉरिडोर में असल इशू ही आपके दो हैं बलूचिस्तान में। एक तो ये सीपेक का कॉरिडोर है, और नंबर 2 वहाँ के जो मादनियात है। आप जैसे ही आप बलूचिस्तान में आपने मादनियात की तलाश शुरू की, ऑयल की शुरू की। साहब ये बात तो मतलब मैं तो पैदा हुआ हूँ, मैं यही पढ़ने लगा हूँ, यही सुनने लगा हूँ, सीपेक उसके बाद आ गया, चीज़ें तो ऐड ऑन होती गई। अब ये बातें उन लोगों को भी पता है सर जो वोट लेके आते हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली बलूचिस्तान में बैठे हैं, जो फेडरल असेंबली में बैठे हैं, उनके स्टेप्स कहाँ हैं सर? वो एकदम आज जो एक पॉलिटिकल स्कूल को करने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। मेरा सवाल ये है सर आपसे। आप ये कह रहे हैं, ये हम इस तरह चेंज की तरफ जा रहे हैं बलूचिस्तान में। आपको याद होगा कि आज से अगर हम पिछले 5-10 इलेक्शंस को देखें या पीछे चले जाएं तो वहाँ पे कबायली सिस्टम था, सरदारी निज़ाम था, और वो लोग आते थे कि जो वो अपने कबाइल से आते थे। और अल्टीमेटली क्या होता था कि बलूचिस्तान की जितनी भी फंडिंग होती थी, अनफॉर्चुनेटली वो आम आवाम तक नहीं जाती थी। वहाँ पे रोड्स नहीं बनते थे, वहाँ पे स्कूल्स नहीं बनते थे, वहाँ पे तालीम। एक चीज़ अदनान ज़हन में ये रखिए कि ये जो ठीक है बाहर से साजिशें होती हैं, लेकिन आपके मुल्क के अंदर भी ऐसे ग्रुप्स हैं कि जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूंगा इसको कंक्लूड यहीं कर दें सर। अगर मैं सिक्योरिटी इदारों और सिविल गवर्नमेंट का ग्राफ बनाता हूं, देयर इज ह्यूज डिफरेंस, तो वो डिफरेंस क्यों कम नहीं हो रहा? देखिए, वो डिफरेंस इसीलिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो जो कबायली निज़ाम से अब हम निकल के जब हम आ रहे हैं एक आम आवाम तक, जब लोग जा रहे हैं, तो वो डिफरेंस यकीनन कम हो रहा है। और इस वक्त की वहाँ की काबीना जौन सी है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इससे पहली गवर्नमेंट की काबीना भी जौन सी थी, वो बड़ी मददगार साबित हो रही है, और इन एलिमेंट्स को ख़त्म करने में वो बिल्कुल वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। पॉलिटिकल स्कूल को इसमें क्रेडिट दे रहे हैं, उसको डिस्क्रेडिट। अब तो ब्रेक के नाज़रीन बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब प्रोविंशियल असम्बली से लेके नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान तक कई मेंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे और बड़े मंझे हुए सियासतदान जो मुख्तलिफ अदालतों से ज़मानत पर, बेल पर
अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी सियासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुख्तलिफ सेशंस का हिस्सा भी हैं, लेकिन नैब को एक एतराज़ है, जो नैब को मतलूब है कि वो ज़मानत पर रिकॉर्ड टैंपरिंग कर सकते हैं। ये इशारा तो सिर्फ जरदारी साहब का नाम लेकर किया गया था, लेकिन फिर मेरा सवाल उठता है कि सिर्फ जरदारी साहब ही क्यों? तो फिर तो जो नैब की बेल पर है वो नैब के प्रोसीडिंग्स में, और जो रिकॉर्ड नैब को मतलूब है, टैंपरिंग का इल्ज़ाम तो फिर नैब की जानिब से उन पर भी लगना चाहिए। आमिर साहब, ये एक बड़ा सीरियस एलिगेशन था जो नैब की जानिब से उठाया गया कि जरदारी साहब का नाम लेके, लेकिन मेरा सवाल तो फिर सबके ऊपर है कि जो बेल पर है नैब को फिर सब पर तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। देखिए, मुझे सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ तो नैब के अपने ऊपर है कि ये जो ज़मानतों पे हैं इसमें काफ़ी सारी मेहरबानी अपनी नैब की होती है कि कोर्ट में जब आपकी प्रोसिक्यूशन आई होती है वो उस अंदाज में केस नहीं लड़ पाती, अदालत को ये चीज़ें नहीं बता पाती कि जनाब इनके ख़िलाफ़ कितने ठोस शवाहिद मौजूद है, इनके ख़िलाफ़ ये है। हम ये देखते हैं कि अदालत होकर लिखती हैं कि जनाब नैब के पास तो ना काफ़ी शवाहिद हैं, नैब तो इतना अर्सा 90 दिन के जिसको रिमांड पर रखती है उसके बाद भी वो चीज़ें अनर्थ नहीं कर सकती। तो जमानतें होने का एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि एक हमारी अदालतों में भी एक इनकंसिस्टेंट सा व्यू आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तरह की बात कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट कुछ और बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में बड़ा क्लियर कह दिया गया है कि नैब के केसेस में जमानत मां सिवाय हार्डशिप केसेस के और कोई चांस नहीं है। तो ये है। नंबर 2, अगर टेम्परिंग की बात हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कहा है कि अगर ठोस शवाहिद हो, ये नहीं कि जिसको मर्जी चाहो उसको अरेस्ट कर लो जाके। हाँ, अरेस्ट के लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास यकीनन ठोस शवाहिद होने चाहिए, और अगर आपके पास ठोस शवाहिद नहीं है तो ये बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, MNAs हैं, इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं नैब को होनी चाहिए कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने नैब के चेयरमैन को भी बुलाया था कि ये जो आप लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं और आपके पास ठोस शवाहिद नहीं होते, और अल्टीमेटली इसका नुकसान एक सियासतदान को, एक ब्यूरोक्रेट को लाजमी तौर पर होता है। लेकिन बात जो आपका सवाल है कि जी क्या टेम्परिंग सिर्फ जरदारी साहब की हाथ, यस यू आर राइट कि अगर टेम्परिंग की बात होगी तो हमें वो याद है कि ख्वाजा साद रफ़ी को जब इन्होंने पकड़ा था तो इन्होंने कहा था कि जी एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का है, गवाह छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जो विटनेस हम होते हैं उनके ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। तो ये एक जो क्रॉस द बोर्ड वाला काम है, ये नैब को तमाम लोगों के लिए यकसा रखना चाहिए। और जिस अंदाज में हमने देखा 17 सालों में तो नहीं रख सकी, अब अल्लाह करे नैब इस पे काम करे। हैदर जमान साहब है मेरे साथ लाइन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हैदर साहब, नैब ने कहा कि जरदारी साहब रिकॉर्ड टेम्पर कर सकते हैं। आपकी पार्टी नेशनल असम्बली में अपोजिशन पार्टी है और प्रोविंस में सिर्फ सिंध में आप लोगों की हुकूमत है, तो जाली अकाउंट्स का ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो सिंध और कराची से। क्या नैब का ये तहफ़्फ़ुज़ जो है, ये जो ऑब्जेक्शन है, क्या दुरुस्त है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नैब अपनी नालायकी, इनकॉम्पिटेंस, नाकामी पर अगर फोकस करे और इस किस्म के हीले बहाने ना इस्तेमाल करे तो शायद बेहतर हो। क्या उन केसेस में जो अदालतें रिलीफ दे रही हैं और हुदैबिया समेत, और अभी जो शहबाज शरीफ के केस में रिलीफ मिली या नवाज शरीफ के केस को सजा सस्पेंड हो गई, उसमें क्या रिकॉर्ड टेम्पर हुआ था? क्या वो लोग अरेस्ट में नहीं थे? तो सवाल ये पैदा होता है, आप जिनके इत्तेहादी उन पर ही एलिगेशन उठा रहे हैं सर। नहीं, प्लीज मेरी जरा बात सुन लें क्योंकि मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में अनहोनी चीजें हो रही हैं कि FIR एक सूबे में है, ट्रायल चलता हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बेबुनियाद तरीके से मिसयूज किया गया, बैंकिंग कोर्ट ने और सिंध हाई कोर्ट ने भी उसको गलत इंटरप्रेट किया, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ पीपल्स पार्टी के लीडरान के केसेस आउट ऑफ प्रोविंस लिए गए और प्रोविंसेस से लीडरान को अरेस्ट किया गया। अब मैं इसका जवाब ले लूं सर। हैदर साहब, मैं जवाब ले लूं इसका, इसी पॉइंट का। नहीं, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगे क्योंकि जी, मैं कर सुन लें, नहीं कर पाया। लें। तो अब बात यह है कि ये इनका है ना मुद्दा कि जी वो रिकॉर्ड टेम्पर हो सकता है। तो जो रिकॉर्ड टेम्पर नैब खुद करती है, जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे फिक्टिशियस अंडर ड्यूरेस लोगों की हलाकतें होती हैं, हथकड़ियों में लाशें दिखाई गई हैं मीडिया में। अब ब्रिगेडियर असद मुनीर का जो लेटर, उस पर नैब खुद इन इंक्वायरी इन जज बन के बैठ गई है। तो ये देखिए, किसी को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, अपना काम करें, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएं,
मुझे पता है यहाँ पे राजा साहब भी तशरीफ रखते हैं, लेकिन नैब के कानून के अलावा इंटरनल बहुत वीकनेसेस हैं, इनकी इंटरनल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज में बहुत वीकनेसेस हैं, लेकिन मलबा कहाँ डाला जाता है? अब मैं इसी पे जवाब ले लेता हूँ ना, राजा साहब से ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो अब देने से रहा, क्योंकि राजा साहब की मौजूदगी में। राजा साहब, कहीं एतराज़ नैब पर भी है कि सिर्फ जरदारी साहब के लिए क्यों? साथ में हैदर साहब ये भी कह रहे हैं कि नैब जो है अपना रिकॉर्ड भी टेम्पर कर सकता है, झूठे शवाहिद भी ला सकता है और किसी भी शख्स के खिलाफ जो है वो सबूत तैयार भी कर सकता है। देखिए, जो ये ट्रांसफ़र हुए हैं केसेस, ये नैब के कहने पे नहीं हुए, ये केसेस ट्रांसफ़र हुए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी चल रही थी, तो वो जो जेआईटी के अफसरान थे उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट में ये बात की थी कि जी हमें प्रेशराइज किया गया है। अब ये बात ना चेयरमैन नैब ने डिसाइड की, ना वकला ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये जो रेफरेंसेस बनेंगे, ये उन्होंने नैब इस्लामाबाद को कहा और उसी ऑर्डर में कह दिया कि इसका जो ट्रायल होगा वो इस्लामाबाद की अदालत में होगा। अब एक फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, उससे बेशक ये इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुका है। एक इत्तला ये भी आ रही है कि लाहौर में ब्लास्ट हुआ है, माल रोड पे, चमन में, अच्छा चमन में नाजरीन एक ब्लास्ट हुआ है, उसकी इतलात अभी हमें पहुंच रही है, एक की अभी तक शहादत की इतला हमें मिल रही है। तो अगर ये वाकई इसमें कोई कहीं सदाकत है तो ये दूसरा हमला होगा बलूचिस्तान की सरजमीन पे। अफसोसनाक इतलात मिल रही हैं कोयटा के बाद, चमन में धमाके की इतलात हैं। इसके पीछे दीगर तफसीलात क्या है वो अभी हमें जैसे ही मौसूल होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक की जानिब। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे थे, जो बातें राजा साहब ने भी की और मैंने भी कुछ सवाल रेज़ किए थे, तो क्या पॉइंट्स क्या थे? क्योंकि हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई नैब को काम करने दिया जाए, उसको बिला वजह पॉलिटिसाइज ना किया जाए किसी भी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल सही है वो अल्लाह करे वो काम करें और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें, इंजीनियरिंग मत करें, लेकिन आज तक उनकी 10, 12, 15 साल की हिस्ट्री यही है मुतवातिर हुकूमतों में, आज भी वो वही काम कर रहे हैं। मैं एक बात की वजाहत बड़ी क्लियरली करना चाहता हूँ, मैं राजा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज अ वेरी सीनियर लॉयर एंड उनको बड़ा एक्यूमन भी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पैरा 37 में मुझे ये दिखा दें, ये कहीं और जो डायरेक्टिव पैरा है, कहाँ ये लिखा हुआ है कि बैंकिंग कोर्ट सिंध का जो ट्रायल है, ऑनगोइंग ट्रायल, जहां इंटरिम चालान पेश हुआ है, वो भी ट्रांसफर किया जाए। सिर्फ जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन प्लस एक नैब को अफ्रेश कर दी, क्योंकि जेआईटी की रिकमेंडेशंस पे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए अफ्रेश नैब को कहा गया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, प्रोब करें, इंक्वायर करें, लेकिन ट्रायल चलाने की बात, चलते हुए ट्रायल की ट्रांसफर की बात नहीं। नैब ने 16A की पावर को मिसयूज किया बैंकिंग कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में। एडिशन कर दूं सर, मैं यहां जरा एडिशन कर दूं। अब मेरा सवाल, अब मेरी गुजारिश सुन लें। अब अलीम खान साहब का केस है, असद कैसर साहब का है, मालम जब्बा का है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, इंक्वायरियां हैं, परवेज खटक साहब का है, बीआरटी का है, बाबर अवान साहब का है, उसको भेजे ना सिंध। और बलूचिस्तान के जो केसेस हैं वो पंजाब में लेकर आए। अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं देना, लड़ाई ही लड़नी है कि हम कराची गए उनको, हम रावलपिंडी गए उनको कराची भेजो। नहीं, देखिए नहीं, हम ये कब कह रहे हैं कि हमने जवाब नहीं देना, हम तो दे रहे हैं, हम तो पेश हो रहे हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि देयर कैन नॉट बी टू मैकेनिज्म्स, दो पैमाने नहीं हो सकते कानून के। अगर आपने इस बुनियाद पर उनके केसेस ट्रांसफर किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बुनियाद बना रहे हैं, बिल्कुल कानूनन गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं कि ऑनगोइंग ट्रायल इन बैंकिंग कोर्ट, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर आज के बाद ये कानून अब है कि जहां एफआईआर अगर उसकी वहां गवर्नमेंट है तो वहां वो केस नहीं चलेगा, तो फिर अलीम खान साहब का केस भी सिंध में चलाएं, फिर बाकियों की इन्वेस्टिगेशन भी, ऑनगोइंग ट्रायल्स भी ट्रेन करें। देयर कैन नॉट बी टू लॉज। नहीं, बिल्कुल, ये उनकी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था कि जो जेआईटी के नतीजे में रेफरेंसेस बनेंगे उसके बारे में रावलपिंडी इस्लामाबाद की अदालत का कहा गया था, लेकिन जो सेक्शन 16 है वो नैब चेयरमैन को ऑथराइज करता है कि वो चाहे एफआईए का केस हो चाहे बैंकिंग का हो, ये उसके पास अथॉरिटी है कि वो उसको ला के
अंडर नॉट द मनी लॉन्ड्रिंग सर, कथा कलामी माफ, मनी लॉन्ड्रिंग सुन ले, मनी लॉन्ड्रिंग भी आती है, और जहां पे पब्लिक ऑफिस होल्डर हो तो वहां पे उससे ये पूछा जाता है कि बताइए ये जो पैसा है, अभी जैसे हम हमजा साहब का देख रहे हैं, ये जो आपकी मनी ट्रांजैक्शंस हैं इसकी सोर्सेज बताइए, ये पैसा आपके अकाउंट्स में क्यों लैंड कर रहा है, ये आया कहां से आ रहा है, ये किस किस्म का पैसा है। तो ये नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 और के तहत ही ये सिर्फ कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है। अगर एक सर हैदर साहब खुदा की कसम कानून कह रहे हैं, अल्लाह का वास्ता सर अब पे इल्जाम मत लगाइए, किसी को तो काम करने दें सर। नहीं आ सकता सेक्शन 9 के तहत ऑन गोइंग ट्रायल जिसमें इंटरिम चलान है, नहीं आ सकता। सेक्शन 16A की पावर है, और वो 16A की पावर कब एक्सरसाइज होती है, मतलब पाकिस्तान का कानून जो है वो आप कह रहे हैं आपके साथ इंफरादी सलूक कर रहा है। बिल्कुल, कानून में प्रोविजन नहीं है, ये जंगल का कानून है, मादर पिदर आजाद हैं, और जहां पे इंजीनियरिंग करनी है अदालतें रिलीफ भी दे देती हैं और पकड़ भी लेती हैं। बिल्कुल क्या है, बट गलत फैसला है ना, हम कह सकते हैं ना। सिंध हाई कोर्ट कोई आसमान से तो नहीं उतरा, या सुप्रीम कोर्ट, गलत फैसले हुए ना इस अदालती तारीख में। आप भी आप क्या रावलपिंडी आके वोट नहीं मांगती आपकी पार्टी? क्या इस्लामाबाद से वोट नहीं लेते आप लोग? तो भाई पाकिस्तान की अदालतों में तो आके जवाब दे दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या ताल्लुक है वोट का, क्या ताल्लुक है अदालत की जूरिस्प्रूडेंस से और क्रिमिनल लॉ की? तो ये तो एक बहस और है ना। वोट सर तो फिर कानून बदल देना कि जहां आप पे केस है फिर जमानत वहीं से लिया करें। जमानत आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से जाके। कानून है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन अगर गलत होगा तो हम बरमला कहेंगे। बाकी इस मुल्क की अदलिया की जो तारीख है, इसको कंक्लूड कर दीजिए बस। बहुत शुक्रिया हैदर जमान कुरैशी साहब। राज साहब देखिए जी, इसमें आई कैन गिव लाइक 50 ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूं कि एक ऑन गोइंग ट्रायल जो FIA या किसी और का हो, वो सेक्शन 16 के तहत चेयरमैन नैब ने कॉल की है, और शुरू में ये तमाम केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के जो उनसे थे, और इवन अगर आपको याद होगा कि ये हुदैबिया वाला केस, ये भी FIA का केस था, और फिर नैब के चेयरमैन ने उसको अपनी जुरिस्डिक्शन में लिया था, ये FIA से शुरू हुआ था। तो इसकी बहुत सी नज़ीरें मिलती हैं हमें। बिल्कुल राज साहब, आखिर में एक जवाब दे जाते जाते, नैब को अपने केस मुकम्मल करने के लिए वुकला की खिदमात लेना पड़ रही हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक है? ये इन खिदमात के बाद फिर आपको बिठा के आप नैब को भी डिफेंड करेंगे और इस कानून को भी डिफेंड करते रहेंगे, या नैब तर्जमान आके कहते रहेंगे हमें जरूरत थी तो हमने इसलिए इसको रख लिया? जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर तो उन्होंने वुकला इतने पैसों पे हायर किए हुए हैं ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हालिया आई हैं जिसमें एडवोकेट जनरल साहिबान या सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट में ये था कि उनके पास AG भी होता था और वो लॉयर प्राइवेट करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्करेज किया कि जब आप तनख्वाहों पे इतने रखे हुए प्रोसिक्यूटर्स, तो आप क्यों एक प्राइवेट शख्स को हायर करते हैं? तो शायद ये प्रिंसिपल आएगा सुप्रीम कोर्ट में कि जब हमने एडवोकेट जनरल ऑफिस को